नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान। इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में खास मेहमान हैं राजस्थान विधानसभा के चीफ व्हिप, सत्ता पक्ष के चीफ व्हिप महेश जोशी जी। महेश जोशी जी, आपका इस खास मुलाकात में बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद और सबका अभिवादन। सर, चीफ व्हिप की जिम्मेदारी होती है सदन में पार्टी के जो सदस्य हैं उनको पार्टी की लाइन के हिसाब से एकजुट रखने की। पिछले 2.5 साल में जो 6 सत्र हुए हैं, इसमें आप अपनी जो इस भूमिका को है, इस जिम्मेदारी को है, वो आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आपने सही कहा, ये फ्लोर मैनेजमेंट जो है, ये सदन जब चलता है तो इसका अहम भूमिका होती है। ये सदन जब चलता है तब एक ऐसा मौका होता है, सारे एमएलए जयपुर में होते हैं, राजधानी में होते हैं, और उनको अपने अपने क्षेत्रों के कामों को कराने के लिए भी एक ऐसा मौका मिलता है। सारे मंत्री भी होते हैं, सारे अधिकारी भी होते हैं, तो एक परेशानी जरूर खड़ी होती है थोड़ी सी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो। लोगों को मौका मिलता है काम कराने के, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जितना वक्त उनको सदन में देना चाहिए उतना वक्त नहीं दे पाते। लेकिन ये मैं ये कह सकता हूँ, एक सामान्य प्रक्रिया जैसा होता है। जैसे ही मैसेज मिलता है माननीय विधायकों को कि उनकी आवश्यकता है सदन में, तुरंत सारे के सारे लोग आते हैं। तो ये जिम्मेदारी निभाने का भी हिस्सा है और ये जो सिस्टम चलता है उसका एक पार्ट भी है। आपने अभी ये बात की कि उनके जो सदस्य होते हैं उनके काम और उनके क्षेत्र की बातों को लेके, लेकिन हमने ये भी देखा है विधानसभा सत्रों के दौरान कि जब फ्लोर मैनेजमेंट की बात आती है तो आपकी ही पार्टी के कई सदस्य जो है वो अनुपस्थित रहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि आपका जो इशारा है वो मंत्रियों की तरफ है। आमतौर पर मंत्री अपने अपने कक्षों में होते हैं जो विधानसभा में उनके होते हैं। जब विधानसभा चल रही हो या नहीं चल रही हो, सरकार कभी नहीं रुकती। सरकार के जो काम होते हैं वो काम लगातार चलते रहते हैं। कैसी परिस्थिति हो, गृह मंत्री चाहे सदन में हो नहीं हो, अगर कोई समस्या है तो गृह मंत्री को उन समस्या को सुलझाना ही पड़ेगा। हर विभाग पे लागू होती है। तो लेकिन कोशिश ये रहती है कि सारे मंत्री भी इस बात की कोशिश करते हैं, अगर वो सदन में नहीं बैठे हों तो विधानसभा स्थित अपने कक्षों में बैठ के अपना सरकारी कामकाज कर रहे होते हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई मंत्री, उसकी जिम्मेदारी इतनी होती है कि 24 घंटे का दिन भी उनके लिए कम पड़ता है। तो हम ये उम्मीद करें कि सारे मंत्री एक साथ सदन में मौजूद रहेंगे। ये कभी भी किसी के भी कार्यकाल में नहीं हुआ, चाहे किसी की गवर्नमेंट रही हो, कोई चीफ व्हिप रहा हो, कोई परिस्थिति रही हो, लेकिन समय पर अगर उपस्थित रहें तो कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन अभी नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी ने हाल ही में हमारे ही चैनल पर ये कहा था और हमने ये देखा भी था कि पिछले सत्र में जब सत्र चल रहा था उसी दौरान आपके आला कमान का राजस्थान दौरा होता है और उसमें ये कटारिया जी ने बोला कि उस वक्त सदन के नेता ही सदन में मौजूद नहीं थे। सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री को सदन में क्या हो रहा है इसकी पल पल की जानकारी होती है। वो सदन में मौजूद रहें और चाहे नहीं रहें, सदन की पूरी प्रोसीडिंग्स को जितना ज़्यादा अशोक गहलोत जी ने देखा होगा, जहाँ बैठे होंगे, कई दफ़े तो आश्चर्य होता है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा होता हूँ और सदन में कुछ अचानक कोई बात हुई तो मुझे उनका मैसेज आता है भाई ये क्या हुआ। तो वो उनको पल पल की जानकारी होती है। सदन में रह के भी अगर पल पल की जानकारी नहीं हो, विधानसभा में रह के भी अगर पल पल की जानकारी नहीं हो, इससे बेहतर यह है कि सदन में रहना जितना रह सकें उतने रहने के बावजूद अगर बाहर हैं वहाँ भी सदन के सारी प्रक्रिया की, सारी प्रोसीडिंग्स की जानकारी रखें। इस जिम्मेदारी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आपके पार्टी सदस्य नेता, इसके बाद हम तो बात करते हैं पूरी ओवरऑल विधानसभा की। विधानसभा की जिम्मेदारी, विधानसभा कामकाज ये माना जाता है कि वो जनता से जुड़े ही बातें, जनता के जुड़े आवाज़, जनता की समस्याओं के समाधान, उसके बारे में वहाँ पर काम होना चाहिए, वो जो उसका एक भावना है। लेकिन अभी जो देखने में आ रहा है कि विधानसभा के जो भी सत्र चलते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो कानून बनाने, बिल पास करने और बजट पास करने तक ही सीमित सी हो गई है।
तो अब ऐसा होता हुआ दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि विधानसभा में जनता से जुड़े हुए सवालों के जवाब उस तरीके से दिए जाए जितना परंपरागत तौर पर दिए जाते थे? ये सिर्फ राजस्थान विधानसभा की ही स्थिति नहीं है। आप देश में पार्लियामेंट को देख लीजिए, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, आधी रात में धक्के से बिल पास कराए जा रहे हैं। अभी हम उस स्थिति से तो बचे हुए हैं। हम जो भी कर रहे हैं दिन दहाड़े खुले में कर रहे हैं। हम मौका देते हैं विपक्ष को कि विपक्ष अपनी बात रखना चाहे तो रखे। अब विपक्ष ये कोशिश करता है कि सुबह से शाम एक ही मुद्दे पे सदन में गतिरोध बना रहे, तो ऐसे तो नहीं चलता। फिर अध्यक्ष महोदय को अपने विशेष अधिकारियों का उपयोग करते हुए भी बिल पास कराने पड़ते हैं। लेकिन राजस्थान विधानसभा अब तक ग्रेसफुल चली है और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आगे भी ग्रेसफुल चलती रहेगी। जितना काम निकला है इस बार विधानसभा में, जब से ये करीब 2.5 साल से अधिक हमारी सरकार बने हुए हैं, इस दौरान जितने काम हुए हैं सदन में, सबसे कम तो विधानसभा स्थगित हुई, बहुत कम स्थगित हुई विधानसभा। कुछ एक मुद्दों को छोड़ दें तो विधानसभा निर्बाध चलती है। विधानसभा में अनुशासन भी रहता है। बात प्रतिपक्ष हम पे आरोप लगाता है, कटारिया जी ने का आपने जिक्र किया। स्थिति यह है कि प्रतिपक्ष में खुद ही अपने में गतिरोध है। वहां जिस तरह के एक दूसरे को पछाड़ने की जो होड़ लगी हुई है, मैं समझता हूं ऐसी होड़ सत्ता पक्ष में नहीं है। अच्छे से सदन चल रहा है, आप बिल्कुल सही करें हैं। जिस तरीके से किसी ज़माने में, पुराने ज़माने में विधेयकों पर बहस होती थी, वो पूरे देश में लगभग बंद सी हो गई है। मैं खुद इस बात का पक्षधर हूँ, स्वस्थ बहस होनी चाहिए। ये सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है, प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी है। सदन अच्छे से चलेगा, निर्बाध चलेगा, गतिरोध नहीं होगा तो अधिक से अधिक टाइम बहस करने के लिए मिलेगा। लोकसभा से लेके, राज्यसभा से लेके और किसी भी स्टेट तक आप चले जाएं, इसमें निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। महेश जोशी जी से खास मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। महेश जोशी जी, आप राजधानी के हवा महल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, जहां जयपुर का हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र भी आपके उसी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी हैं और हमने अभी हाल ही में देखा है कि पौंड्रिक पार्क में पार्किंग के मुद्दे को लेकर के काफ़ी विरोध भी हुआ था, काफ़ी विवाद भी हुआ था। तो विकास और विरासत के बीच में जो ये बैलेंस है ये आपके क्षेत्र में, इसको आप कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखते हैं? देखिए, विकास और हेरिटेज, इन चुनौतियों से ज़्यादा बड़ी एक चुनौती राजनीतिक है। परंपरागत रूप से जो पुराना शहर जिसको हम कह लें, ब्रह्मपुरी ले लें, पुरानी बस्ती ले लें, ये इलाके भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्र रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कभी भी हेरिटेज को संरक्षित रखने का कोई बड़ा काम नहीं किया गया। आपने पौंड्रिक पार्क का जिक्र किया। ये चुनौती है नहीं कि हम वहाँ कोई विरासत को बिगाड़ रहे हों। चुनौती सिर्फ राजनीतिक अहम की है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कर पाए, उनको कांग्रेस का एमएलए कैसे भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में करते। आप बताइए, अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, उससे पार्क का ऊपर का स्वरूप कैसे खराब होगा? अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का विरोध, एक टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण अवस्था में सामुदायिक केंद्र की भवन की बिल्डिंग थी, हम उसको ठंडा करके नया बना रहे, तो पूरा हेरिटेज लुक उसको दे रहे थे। उसमें कहाँ हेरिटेज का नुकसान हो रहा है? बल्कि हमने तो ये कहा कि भाई हम इस पूरे पार्क को और संरक्षित भी करेंगे, इसको सुंदर भी बनाएंगे, इसमें और सुविधाओं का भी विस्तार करेंगे। वहाँ लंबे समय से लकड़ियों का डंपिंग यार्ड बना हुआ था। जिस जगह हम पार्किंग बना रहे हैं उस जगह पे भी कोई बीवीजी कंपनी वाले और जो सफाई कंपनी वाले ये डंपिंग यार्ड के रूप में उसको काम में ले रहे थे। हमने उसको साफ करा के और उसके नीचे हम पार्किंग बनाने की बात कर रहे थे। कहाँ से हेरिटेज और विकास के बीच की चुनौती आ गई? कोई चुनौती नहीं। चुनौती ये थी राजनीतिक कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस का एमएलए काम करा दे। चुनौती ये है। हम फिर भी संघर्ष रहते हैं, चूंकि मामला
माननीय अदालत में विचाराधीन है। जो माननीय अदालत का फैसला होगा हम उसके अनुरूप काम करेंगे। इतना काम हमने कराया है, हवा महल विधानसभा क्षेत्र में कर लें, पूरे जयपुर में कर लें, जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी सोच नहीं सकते। मेरा अभी भी दावा है, कोई क्षेत्र हो, ग्रेटर हो, हेरिटेज हो, पूरा जयपुर है, पूरे जयपुर में भूले भटके किसी काम पे अगर शिलान्यास की और लोकार्पण की दोनों मोहर अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो आश्चर्य होगा। एक या दोनों मोहर कांग्रेस गवर्नमेंट्स की हैं, या तो शिलान्यास कांग्रेस ने कराया होगा, या लोकार्पण कांग्रेस ने किया होगा, या शिलान्यास और लोकार्पण दोनों काम कांग्रेस ने किए होंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ऐसी छाप भूले भटके किसी काम पे मिले तो मिले। अगर उन्होंने शिलान्यास कराया होगा तो उसको पूरा नहीं कर पाए होंगे, और शिलान्यास कांग्रेस ने कराया होगा, पूरा उनके समय में हो गया होगा। या जैसा मेट्रो की बात करें, मेट्रो के ट्रायल में टाइम लग रहा था। हम पिछली जो हमारी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे कुछ सुझाव ये भी थे कि इसका आप ट्रायल शुरू होता रहेगा, आप इसका लोकार्पण कर दो। मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं, सेफ्टी मेजर्स के साथ में कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस कार्यकाल में इसका लोकार्पण हो चाहे अगले कार्यकाल में, और कोई करे, जनता की सेफ्टी की सुरक्षा के साथ में कोई समझौता नहीं होगा। तो कोई किसी भी काम पे दोनों मोहर भारतीय जनता पार्टी की भूले भटके हो तो मुझे याद नहीं पड़ती, लेकिन संभवतः शायद ना हो। विकास, विरासत और राजनीति, आपने कहा सो राजनीति का भी एक पुट है विकास और विरासत के जो काम है उनके बीच में। तो हेरिटेज, जिसमें जयपुर हेरिटेज नगर निगम, ये आपके क्षेत्र से सीधा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस ने जो बहुमत का जो आंकड़ा जुटाया उसमें निर्दलियों का बहुत बड़ा रोल भी है। अब उनकी शिकायत है कि यहाँ पर अभी तक जो कमेटियाँ हैं उनका गठन नहीं हुआ है, क्या वजह है? कमेटियों के कुछ मुद्दे थे। ग्रेटर ने कमेटियां पहले बनाई, उन कमेटियों के बारे में विवाद भी आया। फिर माननीय अदालत का फैसला है जिसको माना गया। हम उस टाइम पे इंतजार कर रहे थे माननीय अदालत का फैसला आवे, कितनी कमेटियां अदालत परमिट करती है। तो हम उस अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे थे, वो फैसला आया है। अब प्रक्रिया विचाराधीन है, हम कितनी कमेटियां बना सकते हैं, क्योंकि जो विकास के और काम के चैलेंजेस जो ग्रेटर में नहीं है, उससे ज़्यादा चैलेंजेस हेरिटेज में हैं। जैसा आपने खुद कहा, आपको हेरिटेज को संरक्षित भी रखना है, हमको विकास भी कराना है, हमको लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना है। तो हमारी कोशिश ये भी है कि अगर हमको गवर्नमेंट कुछ परमिट करे तो हम कुछ ऐसी कमेटियाँ भी बना सकें जो जिससे ये लगे कि हम हेरिटेज को भी अक्षुण्ण रखने के लिए नगर निगम प्रयासरत है। तो ये कुछ जल्दी ही ये सब फैसले हो जाएंगे और कमेटियाँ बन जाएंगी। जहाँ तक निर्दलियों की बात है, निर्दलियों के सहयोग से हम लोग, निर्दलियों को हमने सहयोग लिया, हम उनका भी मान सम्मान की रक्षा करेंगे कि हम जितने मैं सालों की बात तो नहीं करता, लेकिन अधिक से अधिक जो निर्दलीय हैं उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी और निर्दलियों के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको जो उन्होंने समर्थन हमें दिया है उन्हें भी उतने ही इंपॉर्टेंस मिलेगी जितने कांग्रेस के सामान्य पार्षदों को मिली। जी अच्छा, निर्दलियों के समर्थन पे एक बात है कि राज्य की सरकार हो या हेरिटेज नगर निगम हो, दोनों की स्थिति कमोबेश एक सी नज़र आती है, जिसमें बहुमत जुटाने के लिए निर्दलियों का सहारा, उनका समर्थन लिया हुआ है। हमने स्टेट लेवल पे ये भी देखा है कि जो निर्दलीय जो जिन्होंने निर्दलियों ने जो समर्थन दिया है वो लोग कई बार अपने कामों के लिए, अपने फेवर के लिए वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो इनकी जो अपनी उम्मीदें और इनकी अपनी मांगे होती हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ। आज तक मुझ पर किसी भी प्रकार से किसी ने भी, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, मेरे पे गलत काम करने का प्रेशर आज तक किसी ने नहीं बनाया, क्योंकि मैंने ये तय कर रखा है कि मुझे अपने कामों में न्याय को प्रमुखता देनी है। मैंने आज तक पुलिस में ये नहीं कहा कि भाई किसी के साथ अन्याय करो। 98 से 2003 सरकार में डिप्टी चीफ व्हिप रहा, उसके बाद 2008 से और 2013 की सरकार रही, मैं जयपुर से एमपी रहा, और ये तीसरी सरकार है, अब मैं इसमें चीफ व्हिप हूँ। तीनों सरकारों में मेरी पार्टी की सरकारें और मेरा दखल रहा। उसके बावजूद भी मैंने आज तक किसी को अन्याय करने के लिए नहीं कहा। इसलिए वो प्रेशर, जिन प्रेशर्स की आप बात कर रहे हैं, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इस तरह के प्रेशर मुझे नहीं झेलने पड़े। बहुत
अच्छे तरीके से काम करने का मौका मिला है। मैं भगवान का भी इस मामले में आभारी हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, और जनता की भी के प्रति भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि मेरे को कभी किसी तरीके से कोई गलत दबाव झेलने का मेरे को ऐसा मौका नहीं मिला जिसमें मैं समझूं मेरे को क्या करना है। मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को। आप सौभाग्यशाली हैं, पार्टी भी सौभाग्यशाली होगी आपको लेकर के, और आपका आभार होती है कि आप कई बार पार्टी के संकट मोचक की भूमिका में नजर आए हैं। उस पर अपन बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। महेश जोशी जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। महेश जोशी जी, पार्टी संकट मोचक की आपकी भूमिका की हम बात कर रहे थे। आप केवल यहाँ ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के स्तर पर भी इस बात को कई बार साबित कर चुके हैं। हमने ये देखा है कि दूसरे राज्यों में भी जब पार्टी की सरकार पर किसी तरह का कोई ऐसा मौका आया है जब उसे एकजुट रखने की बारी आई है, तो राजस्थान उन्हें बहुत सुरक्षित लगा है, और यहाँ की जो उस वक्त की जिम्मेदारी होती है उसमें आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होते हैं। अपने इस रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि राजधानी से विधायक हूँ। पार्टी ने मुझे भरपूर आशीर्वाद और मौका दिया है। कार्यकर्ताओं ने, जयपुर की जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया है। तो मुझे भी जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी, उस जिम्मेदारी को मैं अच्छी तरीके से निभा पाया, ये मेरे लिए खुशी की बात है। इतना ही मैं इस मामले में कह सकता हूँ। वो ये तो हुई बाहर की बात। अब हम अगर राजस्थान में सरकार की बात करें तो यहाँ भी आपने संकट मोचक की भूमिका बहुत बार निभाई है। संकट मोचक कहना उचित नहीं है। मैंने आपसे कहा 2008 में हमें बहुमत नहीं था और मेरे को टिकट भी नहीं मिला था, मैं चुनाव भी नहीं लड़ा। उस वक्त हमें निर्दलीयों की जरूरत पड़ी और निर्दलीय विधायक हमारे साथ जुटे। अमित जी, एक नया पैसा खर्च नहीं करना पड़ा हमको सरकार बनाने के लिए, एक नया पैसा भी। लोगों में ये भ्रम है कि राजनीति में ये खरीद फरोख्त होती है जो होती है, और जैसे आजकल खुले में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमने एक नया पैसा 2008 में हमसे न तो किसी ने मांगा, न किसी ने हमसे अपेक्षा की, और न हमने किसी को किसी भी रूप में दिया होगा एक नया पैसा भी। इवन हमने तो वो जो एमएलए बाहर से आए वो ठहरे भी अपने खर्चे पे। यहाँ होता है कि विधायक जीत के आते हैं तो उनको सर्किट हाउस में, डाक बंगले में कमरा देते हैं। कभी कभी लेट भी हो जाता है। एक साथ इतने लोग जीत के आते हैं, कमरा नहीं भी मिल पाता, तो कोई अपने हिसाब से ठहरता है, कोई किसी के यहाँ ठहरता है। निश्चित रूप से हमें जरूरत थी कि भाई निर्दलीय विधायकों से मिलने जुलने, बातचीत करने के लिए कोई स्थान हो, लेकिन किसी ने हमसे कोई कमरा भी नहीं लिया ठहरने के लिए। और जिस तरीके से समर्थन दिया, उस टाइम निर्दलीय विधायक समर्थन देना चाहते थे। बहुत सारे विधायकों की राय थी हम अशोक गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो समर्थन देंगे। अशोक गहलोत जी ने साफ कहा, अगर सोनिया जी में विश्वास है, कांग्रेस में विश्वास है, तो अनकंडीशनल समर्थन जो देगा सिर्फ उसका समर्थन लेंगे। हाईकमान ने अशोक गहलोत जी में विश्वास प्रकट किया। अशोक गहलोत जी ने पूरे 5 साल उसको निभाया। तो वो अपने आप में एक आश्चर्य है, क्योंकि हम बहुत सारी बातें जब वास्ता पड़ता तभी पता लगती है। कांग्रेस की परंपरा रही है कि कांग्रेस ने कभी भी अनफेयर मीन्स को काम में नहीं लिया। गांधी जी के सिद्धांत पे चलने वाली पार्टी है। लक्ष्य तो पवित्र होना ही चाहिए, साधन भी उसके पवित्र होने चाहिए। सत्ता और साधन की पवित्रता, 2008 की बात आपने की और हम बात कर रहे हैं आज की, कि आज सत्ता को बनाए रखने के लिए किस तरह से साधनों का उपयोग किया जाता है, क्या क्या उसमें मीन्स अपनाए जाते हैं। अभी फ़ोन टैपिंग और जासूसी का मुद्दा सामने आया है। एक मामला केंद्र सरकार का है तो दूसरा राज्य सरकार का भी है, हमारे राज्य का भी है। राज्य सरकार ने विधानसभा में कहा भी था कि हाँ, फ़ोन टैपिंग होती है, एक प्रोसीजर है। तो क्या सरकार और सिस्टम ये जासूसी के बिना नहीं चलता? बाकी जगहों का तो मैं नहीं कह सकता। केंद्र सरकार तो एक्सपोज हो गई। पेगासस जो जासूस प्रकरण सामने आया है, इसमें केंद्र सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। लेकिन मैं दावा करता हूं राजस्थान सरकार की तरफ से, एक भी फोन राजनीतिक आधार पे किसी का भी टेप नहीं किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने सदन में घोषणा की है, एक भी आरोप अगर सिद्ध हो जाएगा फोन टेपिंग का राजस्थान सरकार पे, तो सदन में नहीं रहूंगा।
और किसी को कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः स्फूर्त कर देंगे। मेरा भी दावा है, कोई राजनीतिक आधार पे कोई फोन टेपिंग नहीं हुई। गृह मंत्री के जवाब के समय शांति धारीवाल जी ने, संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने जो जवाब दिया, जिसको आधार बना के भारतीय जनता पार्टी झूठ का भ्रम फैलाने की कोशिश, झूठ का जाल फैलाने की कोशिश कर रही है। कहीं नहीं कहा कि राजनीतिक आधार पर टेलीफोन टेप हुआ। उन्होंने एक प्रक्रिया बताई, वो प्रक्रिया कानून सम्मत प्रक्रिया है कि इस तरीके से अपराधियों के फोन टेप होते हैं। वो कानून का हिस्सा है, कानून संविधान का अनुरूप बनता है। कोई भी असंवैधानिक, कोई भी गैर कानूनी काम राजस्थान की सरकार ने आज तक नहीं किया। और आपसे मैंने कहा, आपने जिक्र किया साधनों का, खरीद फरोख्त की बात की। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कैसा खुला खेल हुआ है। केंद्र की भाजपा सरकार क्या कर रही है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, राजस्थान में क्या करने की कोशिश की, तो कांग्रेस के लोग बिके नहीं तो क्या क्या बोली नहीं लगाई गई। ये मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए न तो 2008 में, इस बार भी हमें बहुमत के लिए एक की आवश्यकता थी, न इस बार हमने कभी भी कोई अनफेयर मीन्स काम में नहीं लिया। हमारे साधन उतने ही पवित्र रहे जितना हमारा लक्ष्य पवित्र था। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर सरकार बनाने में, अगर बसपा के मर्जर में, अगर फोन टेपिंग में कहीं भी कोई गैर कानूनी बात हुई हो, कोई अनैतिक बात हुई हो, तो पूरी जवाब लेने के लिए हम तैयार हैं। तो पिछले साल जब ये फ़ोन टैपिंग वाला मामला सामने आया था, उसके बाद में एक एफआईआर दर्ज हुई है दिल्ली में क्राइम ब्रांच के पास में। उसमें आपको भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मुझे 160 सीआरपीसी का नोटिस दिया। 160 सीआरपीसी के में बंदिशें हैं बहुत सारी, 15 साल से कम उम्र के और 65 वर्ष से अधिक आयु के मेल मेंबर को पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। किसी भी महिला को, किसी भी आयु वर्ग की हो, किसी महिला को नहीं बुलाया जा सकता। किसी भी विकलांग व्यक्ति को नहीं बुलाया जा सकता। पता नहीं किस नादानी में उन्होंने मुझे नोटिस दिया। मेरे पास तो एक अधिकार है कि मैं उस नोटिस के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकता हूँ, लेकिन वो हमने कराई नहीं अभी तक। मेरी आपत्ति ये थी कि भाई आपको मेरे बयान लेने हैं तो आप कानून सम्मत तरीके से मेरे बयान लेते। मेरे को आप बुला नहीं सकते, आप आते, दिल्ली पुलिस आती, मेरा बयान लेती, जो मेरा संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने मुझे बुलाया 160 सीआरपीसी में, जिसकी भाषा भी ऐसे है कि धमकी और नीचे लिखी होती है, इसकी पालना नहीं करे तो ये सजा होगी, ये सजा होगी, ये सजा होगी। 174, 175 के भी सारे प्रावधान बता दिए। ये तो हमारी भलमन से आता है कि हम दिल्ली पुलिस के उस आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे, जो हमारा कानूनी अधिकार अभी भी सुरक्षित है। इसलिए हम कोई फ़ोन टेपिंग से, किसी एफआईआर से डरे हुए नहीं। दिल्ली पुलिस का तो अधिकार क्षेत्र नहीं है। वो बताते हैं यहाँ फ़ोन टेप हुआ, तो अधिकार क्षेत्र उस जगह का उस पुलिस का बनता है जिस जगह पे कोई अपराध बताया जाता है कि अपराध यहाँ पे घटित हुआ या संभावना थी। दिल्ली पुलिस का क्या लेन देन? सिर्फ जबरदस्ती ट्रैप में फंसाने के लिए, जबरदस्ती केस को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और कोर्ट में अभी भी 6 अगस्त तक दिल्ली पुलिस पे को इस बात के निर्देश हैं कि लोकेश शर्मा के खिलाफ कुछ नहीं किया जाए। तो ये सारी बातें ये दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का न तो लक्ष्य पवित्र है, खरीद फरोख्त उनका लक्ष्य है, और न उनके साधन पवित्र हैं। हमारा तो लक्ष्य भी पवित्र है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को कभी भी गिराने की कोशिश नहीं करते। अच्छा, खरीद फरोख्त की जो बात थी, बीजेपी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, वो भी पहले कह रहे थे सरकार ये गिरेगी, दोबारा चुनाव होंगे। अब कह रहे हैं कि वो मध्यावधि चुनाव में थे। आपको लगता है सरकार कहीं किसी तरह से कुछ आफत, कुछ संकट टाइप कुछ है? वो दिन में भी सपने देखने की आदत है उनको। मुंगरी लाल के हसीन सपने जैसी स्थिति है। और अब तो आज जो आया ना ये पैक्सस, उसमें लोग कहने लगे हैं चौकीदार जासूस हो गया। बोले अब ये चौकीदार की सरकार नहीं है, ये जासूस मोदी की सरकार है। थोड़े दिन में लोग अभी कुछ लोगों ने होर्डिंग लगाए हैं, कुछ तख्तियां लेके चले हैं, जासूस मोदी मुर्दाबाद।
ये सरकार तो जासूसी की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है। शर्मनाक बात है, शर्मनाक। और उनके कान पे जूं भी नहीं रेंग रही है। और हमारे नेताओं से नहीं सीखे कोई बात नहीं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जब वो रेल मंत्री थे, एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। वो नहीं, उससे प्रेरणा नहीं ले। अरे अडवाणी जी से तो ले में, जिन्होंने जैन डायरी कांड में नाम आते ही अपना सारे पदों से इस्तीफा दे दिया था। हमारे नेताओं से नहीं लें सीख, अपने नेताओं से तो सीख लें मोदी अमित शाह साहब। लेकिन न कोई सीख की बात है। मैंने कहा ना, उनके लक्ष्य भी पवित्र नहीं है और उनके साधन भी पवित्र नहीं है, उनकी सोच भी पवित्र नहीं है। देश से लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं और कमज़ोर करके देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये तो बंगाल का चुनाव परिणाम इनके पक्ष में नहीं रहा, तो आप सोच नहीं सकते कि देश में क्या स्थिति बनती। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया महेश जोशी जी, धन्यवाद। खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। धन्यवाद।